हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, मैं राम निवास एक बार फिर आप सभी लोगों का शिक्षा कुल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे की सारी क्लासेस देखी होगी, क्योंकि देखिए हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मैथ्स के, जिसके अंदर हर सेट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार इनको देख लीजिएगा और अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थॉट ऑफ द डे की बात करता हूं कि जैसा कि मैं हर दिन आपको एक नई थॉट यानी एक नया मोटिवेशन आपको देता हूं। यानी इसमें आप आज का थॉट क्या है भी, आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप। यानी कहा जाता है कि हम सुनते भी हैं हमारे बड़े बुजुर्गों से या हमारे जो भी मोटिवेटर है उनसे हमें सुनने को मिलता है कि काफी इंस्पिरेशनल लाइन है। लाइन क्या कहती है आपको, ये कह रही है कि आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर या निराशा के जो पहाड़ है उसके आगे कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी है। दोस्तों, बात एकदम सही है। हमें ऐसे लग रहा है कि जब हम कंपटीशन एग्जाम के दौर में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार सफलता हमें नहीं मिल रही है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं तो हमें बार बार निराशा हाथ लगती है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि इस निराशा के आगे ही आशा की एक उम्मीद है, और जरूर जो निराशा का पहाड़ है इसको हम क्रॉस कर देंगे तो उसके बाद में हमें सफलता जरूर मिलेगी। और यही हमारी आशा, इसी के साथ में आप प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। वो जो हमारी आशा का जो पत्थर है वो हमें इस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद ही मिलेगा। तो पहले थक हार कर नहीं बैठना है। चलिए यहां पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और साथ ही साथ इसको सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन ए बॉय टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 40 days, द रेशियो ऑफ देयर वर्क एफिशिएंसी इज एट रेशियो 5, देन इन हाउ मेनी डेज विल द बॉय अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, उनकी कार्य कुशलता का अनुपात कितना, 8:5 है। तो लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह चीज हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वर्क हमेशा टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीपल होता है। किसका होता है, टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीपल होता है। कार्य कुशलता यानी एफिशिएंसी का रेशियो हमें दिया है। तो यहां पर देखिए आदमी और लड़का दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो सोचो, आदमी की 8 एफिशिएंसी यानी 5 चीज बनाता है, लड़का बना 8 बनाता है, लड़का बनाता है 5। ऐसा 40 दिन में। एफिशिएंसी का मतलब पर डे किया जाने वाला काम है, पर डे जो काम हो रहा है उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो 8 + 5 13 हो गया। इस काम को कह रहा है कि भाई लड़का कितने दिन में करेगा। तो लड़के की एफिशिएंसी 5 है और लड़का कितने दिन में करेगा हमें नहीं पता। तो लड़के को हम यहां पर ऐसे मान लेते हैं कि डीबी, लड़के के दिन, ठीक है। यहां से कैंसिल आउट कर दो इनको, हमें 5 से कितना हुआ, 8 हो गया। तो डीबी यानी लड़के को जो दिन है वो 13 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई, आपने कहा सर ये 24 दो कितना हो गया, 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 104। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं और आपके लेवल के ही क्वेश्चन है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिएगा, टीडीएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर आपके सामने है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कह रहे हैं टू ट्रेन्स हुज लेंथ्स आर 180 मीटर एंड 200 मीटर आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 40 kph एंड 50 kph रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 180 मीटर और 200 मीटर है, ठीक है, और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, तो कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेगी, ठीक है। हमें इसको पार करना है। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि भाई होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और एक मैं ले लेता हूं अपोजिट डायरेक्शन का केस ले लेता हूं, जैसा कि मैं मेरी हर क्लास में बताता हूं। और जिन बच्चों को फाउंडेशन बेस ज्वाइन करना है तो भाई आप यहां पर जो पीछे जो नंबर मैंने बताया तो नंबर पर कांटेक्ट करके आप मेरा फाउंडेशन बेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट हम मैथ्स पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेम डायरेक्शन की बात करता हूं मैं। अगर मान लीजिए कोई सेम डायरेक्शन में चीजें चल रही है, ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, और इनकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है आमने सामने आ रहे हैं, यही S1 और S2, ठीक है। दोनों की स्पीड क्या है, S1, एक की S2, लेंथ कितनी है L1,
और कितनी है L2। हमें दो चीज के रिगार्डिंग यहां पर बात करते हैं, एक तो बात करते हैं डिस्टेंस की, एक बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड भी कौन सी, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल की बात करते हैं। डिस्टेंस की बात करेंगे और स्पीड की बात करेंगे। और स्पीड भी कौन सी, रिलेटिव स्पीड। जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं एक दूसरे के सापेक्ष तो हम उसको सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड बोल देते हैं। तो चलिए यहां पर बात करते हैं भाई अपोजिट डायरेक्शन की। तो दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस दोनों ही केस में क्या होगी, L1 और L2 होगी, जुड़ जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जो टोटल लेंथ है वो उसकी डिस्टेंस बन जाती है, एक दूसरे की जो लेंथ है उसको पार करेंगे। यहां पर भी L1 प्लस L2 हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो जब एक डायरेक्शन में चलते हैं तो पीछे वाला आगे वाले को क्रॉस करेगा तो उसको आगे जो चल रहा है उसकी स्पीड से उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो S1 माइनस S2, यहां दोनों मिलने को उतावले हैं तो S1 प्लस क्या हो जाता है S2। बस इतना सा केस आपको ध्यान में रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है और क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चाहे आदमी आदमी को पार करे, चाहे ट्रेन आदमी को पार करे, चाहे बिल्ली कुत्ते को पार करे, किसी को भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। हमसे पूछा कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है। तो आपने कहा सर टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, डिस्टेंस कितनी है, 180 तो पहले वाली की है और 200 किसके, दूसरे की है। क्लियर, नीचे कितना आ जाएगा भाई, स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड एक की 40 है, एक की 50 है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन ये सोचो किलोमीटर पर घंटे में और ऊपर वाला आपको मीटर में दिया गया है। तो जब भी किलोमीटर पर घंटे से हम मीटर पर सेकंड में आते हैं तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। किससे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में बदल जाए। यहां से हमने देखा इसको कैंसिल आउट किया 5 से, 5 5 कितना होगा 25, ऊपर आ जाएगा 8। ठीक, सॉरी ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कितना हो गया 380 और नीचे कितना आ गया आपका 25। क्लियर, इतना ही था क्या, 180 था और 200 और एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है तो 90 हो जाएगा। एक दूसरे को कितनी सेकंड में पार करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका 380 और नीचे कितना आ जाएगा भाई 5 और 5 कितना हो गया 25 हो गया। तो हमें करना है इसको डिवाइड, तो डिवाइड कर लो भाई। तो डिवाइड करोगे तो ये तो यार पॉइंट में आ रहा है, कहां कुछ डेटा में गड़बड़ है क्या। आपने देखा 180 और 200 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 40 एंड 50 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। अब दो रेलगाड़ियां, उसकी लेंथ हमने ले ली भाई, दोनों की जुड़ेगी और यहां से हमारे पास में 90 बन जाता है और एक दूसरे के विपरीत है तो जुड़ेगी दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। 5/18 बन जाएगा, ये 525 आ जाएगा, ऊपर 380 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक बार जाएगा और उसके बाद में हमने देखा कि 25 चला गया तो ये आपका आ गया 130। कितना आ जाएगा भाई 130। 130 में ये जाएगा 5 बार। ठीक है, तो 15 सेकंड और 5 बार जाएगा 130। तो उसके बाद में आप ये देखो कि ये आपका कितना बन जाएगा 25 5 यानी ये आपका हो गया 2 बार जाएगा, इतने सेकंड। तो इसने नियर अबाउट पूछा है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, एग्जैक्ट यही होगा भाई। ठीक है, देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से इसको या तो करना चाहिए था कि यहां पर लगभग इसको या तो 200 करना चाहिए था, ये 150 करना चाहिए था ये। ठीक है, आई थिंक 150 होना चाहिए। तो 350 अगर ये हो जाता है तो 12 2 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाता। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये हल्का सा करेक्शन है, नियर अबाउट ये पूछा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। आपसे पूछा द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd number is 16 more than the 1/3 of the first number, the largest number will be। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 16 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, यह भी एक आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करोगे। यहां पर क्या होगा कि भाई एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, अब 3 विषम संख्या है। अब क्रमागत संख्याओं को मैं इसे लेते हैं x+1
एक x+2। ठीक है, ये क्रमागत नंबर है, नेचुरल नंबर। कौन से? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। और जब हम इवन और ओड की बात करते हैं, सम और विषम की बात करते हैं, तो हम लेते हैं x, एक x+2 हो जाएगा, दूसरा आपका x+4 हो जाएगा। दो दो का सब में क्या आ जाएगा भाई? गैप आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि तीनों संख्याओं की जो औसत है, तो मैं इनको जोड़ दूं, x प्लस, यानी ये टोटल जोड़ने पर 3x प्लस कितना हो गया? 6। नीचे कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, वैसे भी इनका एवरेज बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो इनका जो औसत है वो पहली संख्या, अब पहली संख्या कितनी है? x है। x के 1/3 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। ठीक है, यहां से हमने क्या किया? इसको सिंपल सोल्व किया, तो आपने यहां पर देखा कि 3 से 3 अगर कैंसिल आउट होगा तो 3x प्लस 6 आ जाएगा, और यहां पर x प्लस कितना हो गया? 48, और नीचे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो ये 2x बन जाएगा, इसको इधर लेके जाओ तो 42 बन जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 21। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली। तो आपने कहा सर 21 + 4, फाइनली हमारे पास में 25 आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप इसको कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा गया है। कह रहा है कि एबीसी का रेशियो इतना है, A/B रेशियो B/C रेशियो C/A, इसका मान कितना होगा? सिंपली हमें रेशियो दिया है तो हमें तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, 2/A का मान 2 है, B का मान 3 है, इसके बाद में 3 और 4, उसके बाद में 4 और क्या कर दिया मैंने? A का कितना है? 2। ठीक, अब नीचे वाली संख्या हटाएंगे तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 बन जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई किया ये 9 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 24। 8, 9, 24 आपका करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर क्या बन जाता है भाई? राइट आंसर बन जाता है। क्लियर है? हाँ या ना में जवाब देते रहे साथ साथ में। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कर कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है 3 pipes ABC can fill a tank in 6 hours, and after working together for 2 hours C has stopped and A and B can fill the remaining portion in 7 hours. What will be the hours taken by C alone to fill the tank? 3 पाइप ABC 6 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद C बंद हो गया, A और B शेष हिस्से को 7 घंटे में भर सकते हैं। तो टैंक को भरने के लिए अकेले C द्वारा लिए गए घंटे कितने होंगे, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को कीजिएगा। अब तक हम एलसीएम लेके कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन उनसे लिटिल बिट डिफरेंट है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। 3 पाइप है एबीसी, 6 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। अगर मैं इनकी वनडे की एफिशिएंसी की बात करूं, वनडे एफिशिएंसी की बात करूं, तो ए, बी और सी भाई 6 दिन में एक काम को करते हैं, तो एक दिन में 1/6 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 1/6 करेंगे। अगर ये 2 घंटे की बात करते हैं, एक वन डे नहीं 1 आवर की बात करते हैं, 1 घंटे में दिया ना। अगर मैं 2 घंटे की बात करूं तो A + B + C अगले दिन 1/6 और करेंगे तो 2/6 कर देंगे। कुल मिला के 1/3 काम हो चुका। अब ये काम कंप्लीट है। ये काम क्या है? कंप्लीट है। अब बात को समझिएगा। नेक्स्ट हमें काम किससे करवाना है भाई? ए और बी शेष हिस्से को 2/3 घंटे में कर देते हैं। कौन? ए और बी। अब सोचो ए और बी इस काम को, ए और बी की मैं बात करता हूं, तो काम बचा कितना है? कंप्लीट ये हो चुका, तो रिमेनिंग काम कितना है? तो आपने कहा रिमेनिंग 2/3 है, तो 2/3 को ये काम करते हैं 7 घंटे में। एक काम कितने में हो जाएगा? तो 7 × 3/2, 3.2, कहने का मतलब 21/2 आवर्स में काम को कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा ए बी सी कितने में काम करते हैं? ए + B + C काम को करते हैं 6 घंटे में, और ए और बी काम को करते हैं 21/2 घंटे में। तो यहां पर हमारा काम क्या होगा? हम एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हमने कहा सर 42। एफिशिएंसी 7,
और ये 4 आ जाएगा। अब ये इनकी एफिशिएंसी है, सोचो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। तो सी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टाइम निकालना है हमें सी का, तो हमने 42 और नीचे कितना कर दिया भाई 3, तो हमारे पास में 14 दिन काम आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 14 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब एक बार मुझे बताइए कि ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहे थे सेल्स ऑफ ए शॉपकीपर फॉर 5 consecutive months are 6435 and 6927 and 68557230 and 6562. How much sales should he have in the 6th month so that he can get an average sale of 6500? कह रहा है कि एक दुकानदार की लगातार 5 महीने की बिक्री इतनी इतनी है, ठीक है, छठे महीने में उसके द्वारा कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसका ऑन एवरेज कितना रहे 6500 रुपए रहे। कितना रहे 6500 रुपए। तो हम ये देखेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए और वीडियो को साथ साथ में पॉज करते रहिएगा और फिर अपने खुद सोल्व करिए एक बार। आपने ये देखा कि मुझे 6500 रखना है, मेरा टारगेट कितना है 6500 का है, तो मैं यहां पर देखूंगा कि कितना कम ज्यादा। देखो भाई 6500 मुझे छठे महीने में लाना ही है। हो सकता है कि अगर पहले ज्यादा आ रखा हो तो मुझे कम लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वहां पर ज्यादा 6500 लिया है तो फिर एवरेज या तो ज्यादा चला जाएगा या कम आ जाएगा। एवरेज का मतलब होता है हर महीने 6500 होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये 6435 ही आया है, इसका मतलब पहले महीने में 65 रुपए क्या आगे कम आए हैं। ठीक है, सेल कितनी हुई 65 रुपए की कम हुई है। उसके बाद में अगले महीने की बात करें तो यहां पर मेरे पास में कितना, भाई पहले 65 रुपए क्या थे कम थे। अगले महीने की बात करूं तो आपके पास में कितना देखने को मिलेगा 427 रुपए ज्यादा आ गए, 427 ज्यादा है। उसके बाद में आपने देखा कि उससे अगले महीने 355 रुपए ज्यादा है, 355 रुपए ज्यादा है। उससे अगले महीने बात करूं तो भाई ये 730 रुपए ज्यादा है, 730 रुपए ज्यादा है। उससे अगले महीने देखें तो 62 रुपए क्या आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, 62 ज्यादा आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि भाई इसको इससे कैंसिल आउट कर दे, 3 हमारे पास में एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम घटा देंगे, माइनस का 3 हम और कर देंगे। तो कुल मिला के हमारे पास में जो आएगा कितना आएगा 7 और 3 कितना है 12, 7 और 5 12, 12 में से 3 चला गया, हम यहां पर 9 ही काम में लेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट या तो आप पहले देख लो इसको, ये कितना हो गया 12, हमारे पास में कितना आ गया 1 आ गया। आपने कहा सर 8 और 2 10 और ये कितना हो गया 11। उसके बाद 1 आ गया, हमने कहा सर 10 और 4 14 और ये कितना हो गया 15। अब इसमें से हम 3 को घटा देंगे तो हमारे पास में 1509 आ रहा है, वो एक्स्ट्रा आ रहा है, 1509 है वो मेरे पास में एक्स्ट्रा आ रहा है। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या किसी को? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1509 आपका एक्स्ट्रा है। तो अब आपको क्या करना है कि मुझे तो ये लेके आना है कि 6500 लाने थे, लेकिन जब तुम 1509 एक्स्ट्रा ले आए इसका मतलब अब तो मुझे कम लाने पड़ेंगे, मुझे 5000 ही लाने थे, इसका मतलब अब 4991 लेके आऊंगा, ये मुझे रिक्वायर्ड है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कितना भी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो हम डेविएशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? डेविएशन से। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इन ए क्लास एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स एंड ए टीचर इज 18 years. If teacher says is eliminated, then the average age of students is reduced by 1 year. Then how much is the age of the teacher? एक कक्षा में 15 छात्रों और एक शिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाएगी, तो फिर शिक्षक की आयु कितनी होगी? ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, बड़ा सिंपल सा मेथड आपको मैं बताता हूं। क्या मेथड बताता हूं? पहले मैं बेसिक मेथड आपको बता देता हूं। बेसिक मेथड क्या कह रहा है कि 15 छात्र और एक टीचर है, ठीक है, कहने का मतलब 16 जने हैं और 16 जनों का जो औसत है वो 18 साल है। उसमें से जब टीचर को हटा दिया और हटाने के बाद में आपने देखा कि भाई औसत है वो 1 वर्ष क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
ठीक है, 1 वर्ष कम होके 17 ही रहेगा, तो ये टीचर की एज आ जाएगी। तो आपने कहा सर 16 और 18 की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा 18 को 6 बार मैं अगर यहां पर देखूं तो ये टोटल वैल्यू कितनी बन जाती है, ये तो 180 हो गया, 180 और 108 288 हो गया। 288 में से 15 यानी 150 और 105, 150 और 105 200 कितना हो गया आपने 55 देख लिया। तो यहां पर कुल मिला के मेरे पास में कितना आ रहा है भाई 33 आ रहा है। क्लियर है, यानी पहले 16 जने थे टीचर समेत, एवरेज 18 था। अब टीचर जब हट गया तो 15 ही जने बचे और छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो कम होने के बाद में अब कितना रह गया, इतना, टीचर की आयु इतनी आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, 16 छात्र थे, 15 छात्र, एक टीचर, 16 जने थे। टीचर को जब जो ही आपने हटाया तो टीचर ने कहा मैं तो मेरा 18, देखो सबको 18 18 मिला हुआ है, टीचर को हटाते ही टीचर 18 लेके रवाना हो गया। टीचर ने जाते ही फिर औरों से कहा लाओ भाई मेरा एक एक और दो, क्योंकि बचे हुए का एवरेज बताया ना, एक कम हो गया। तो जब अब टीचर के अलावा कितने बचे हैं, 15 स्टूडेंट। अब ये 15 स्टूडेंट एक एक उसको और देंगे कि लो सर आप ये और ले जाओ, तो 15 और आ गया, तो कुल मिला के कितना हो गया 33। बस इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए भाई, अगर मान लो कोई एवरेज बढ़ जाता तो हम क्या करते कि इसके अंदर फिर इसको घटा देते। इसका मतलब उसने जाते वक्त सबको देके गया कि भाई ये तुम्हारा था, तुम लोग रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। इन ए विलेज आउट ऑफ 250 फार्मर्स 28% ऑफ देम हैव टेकन ए क्रॉप ऑफ सुगर कैन। Out of these sugarcane growing farmers, 40% are the members of cooperative sugar factory. Then how many farmers are the numbers of the sugar factory? एक गांव में 250 किसानों में से 28% किसानों ने गन्ने की फसल ली और गन्ना उत्पादक किसानों में से 40% किसान सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं। तो कितने किसान सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। 250 थे, इसमें से 28% तो गन्ने की फसल वाले थे और उसमें से ही 40% यानी 2/5। ठीक है, यहां से हमने देखा 250 नीचे 500, 2 आ जाएगा, 2 से 2 चला गया, 28 लोग ही आएंगे भाई। कितने? 28 लोग ही। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कितने भाई? ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाता है। अब कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ 9 men कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 8 days by working 8 hours a day, then how many additional men will be able to complete the remaining work in 4 days by working 1 extra hours a day? 9 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में 1/3 काम को पूरा कर सकते हैं। तो कितने अतिरिक्त लोग बाकी काम को प्रतिदिन एक अतिरिक्त घंटे काम करके, मतलब अब पहले 8 घंटे थे अब 9 घंटे की बात कर रहा है, घुमाया है क्वेश्चन को, 4 दिनों में पूरा कर पाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है, हमने मैं पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूं, M1 D1 H1, नीचे क्या होगा W1 और इधर क्या होगा M2 D2 H2। एमडीएच मसाला का यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहां पर आपने देखा 9 आदमी 8 घंटे काम करके काम को 8 दिनों में 1/3 काम को कर देते हैं। तो कह रहा है कि कितने अतिरिक्त लोग बाकी काम को, तो काम बाकी कितना है 2/3, कितने अतिरिक्त लोग नहीं पता हमें, एक्स है, 9 घंटे काम करके काम को 4 दिन में पूरा कर देंगे। तो सेकंड कंडीशन आ जाएगी हमारी, 3 से 3 चला गया, इससे चला गया, ये 2 आ गया। ठीक है, 9 से आपका 9 गया, यहां से कितना आ गया भी 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भी 8 4 32 आ गई, 32 लोग। लेकिन 9 लोग पहले थे तो एक्स्ट्रा कितने लोग हैं, तो एक्स्ट्रा के लिए 9 आपको यहां से घटाना होगा। तो कुल मिला के एक्स्ट्रा कितने लोग हैं, 23 लोग हमें और चाहिए। कितने भाई? 23 पर्सन आर नीडेड, हमें इतने बंदों की और जरूरत है। अगर ये बंदे अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम और आसान हो जाए भाई। बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे कि क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या? ओके, तो यार प्यारे प्यारे कमेंट किया करो, अपने और भी दोस्तों के साथ में इसको शेयर किया करो जहां तक पॉसिबल हो सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही टाइम एंड डिस्टेंस से,
Starting from the same place, two people walk 6.25 kilometer respectively per hour and 7.75 kilometer moving at a speed of 1 hour, speed of 1 hour, ठीक है, पर आवर की बात हो रही है. They walk in the same direction. They will cover a distance of 19.5 kilometer. How long will it take to go away? एक ही स्थान से शुरू करके दो व्यक्ति 6.25 किलोमीटर प्रति घंटे और 7.75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं. यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, तो उन्हें 19.5 किलोमीटर दूर जाने में कितना टाइम लगेगा? आप सोचो कि टाइम जब निकाल रहे हो, टाइम डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड होता है. जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? आपने कहा सर घटेगा, आपने ही तो बताया था. तो बिल्कुल 6.25 इसमें से घटा दो, यहां पर आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे. ठीक, यहां से हमने देखा डिस्टेंस कितनी है 19.5, नीचे कितना 1.5. एक बार जाएगा, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल, तो एक बार जाएगा, उसके बाद में 3 बार जाएगा. ठीक है, 15 और 3 45, 13 घंटे का टाइम लगेगा. अगर इनको आपस में ये समझ लो कि क्रॉस करेंगे या इतनी दूरी तक वो जाएंगे, तो इस दूरी को जो ट्रेवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा? 13 घंटे टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर घंटे उनके बीच में 1.5 किलोमीटर की नजदीकियां या दूरी बढ़ती जाती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रैक्शन से है. द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3. If the numerator and the denominator of that fraction are increased by 4, the fraction becomes 4 by 5. Find the original fraction. किसी भिन्न के हर और अंश के बीच अंतर कितना है? 3 का. यदि उस भिन्न के अंश और हर को 4 से बढ़ाया जाता है तो भिन्न 4/5 बन जाता है. इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे आप. कैसे? सब में अंतर देखा, 3 का अंतर आ रहा है. मैंने पहले ऑप्शन के अंदर 4 बढ़ाया तो 11 बन गया और नीचे कितना बन गया? 14. पहला ऑप्शन नहीं होगा. दूसरे में 4 बढ़ाया 9 बन गया और 12 बन गया, तो ये तो 3 बटे कितना आ गया भाई? 4 आ गया, ये भी नहीं होगा. उसके बाद में नीचे बढ़ाया इसमें, तो ये आ गया 12 और 4 बढ़ाने पर कितना आ गया? 15 आ गया. तो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4/5 आ रहा है. किससे हो रहा है? 4/5. बस सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है. कौन सा हो रहा है भाई? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा. अब बताइए, क्वेश्चन एकदम सिंपल था ना, एकदम आसान क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ए पर्सन टेक्स लोन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years. He immediately lends this amount for 2 years at 5% compound interest. If he gets a profit of rupees 2100, then how much money did he borrow? एक व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज पर ऋण लेता है. वह तत्काल इस धनराशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए ऋण पर दे देता है. यदि उसे 2100 रुपए का लाभ होता है तो उसने कितनी धनराशि ली? कहने का मतलब है 2 साल के लिए 5% के हिसाब से एसआई लेता है, 2 साल के लिए 5% के हिसाब से सीआई लेता है. दोनों के बीच में जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको सीआई के केस में वो 2100 रुपए ज्यादा मिल रहा है. इसका मतलब कुछ रेट भी तो ज्यादा हुई होगी ना, उस रेट के कारण ही तो यहां पर ज्यादा मिल रहा है. तो हमें डिफरेंस यहां पर देखना है कि एक्चुअल में इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है. ओके, कैसे फाइंड आउट करोगे? आपने कहा सर एसआई की बात करेंगे, तो एसआई तो देखो सर 5 और 5 यानी टोटल 10% रेट आ जाती है. ठीक है, अगर मैं सीआई की बात करता हूं सर 5 + 5 और +5 × 5 और नीचे कितना कर देंगे 100, तो सर ये 10.25% आ जाता है. दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करूं तो 0.25% आ जाता है. कितना? 0.25%. तो 0.25% की जो वैल्यू है वो कितनी है सर? 2100 रुपए है. तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने कहा सर 2100, इसको मैं ऐसे कर दूं. ठीक है, नीचे कितना कर दूं? 0.25 कर दूं. .25. यहां से आप पॉइंट हटाओगे और यहां पर 100 लगाओगे, कुल मिला के कितना आ गया भाई? 4 आ गया. 1% की वैल्यू कितनी होगी? 8400. तो जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है. कितना? 100%. तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर 8400 और इंटू कितना आ गया? 100 आ गया.
तो ये आ जाएगा मेरा 8,40,000, 8,40,000। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा भाई? डी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सारे आए हुए क्वेश्चन है और आने वाले क्वेश्चन है। आप ये देखिएगा कि इनकी इंपॉर्टेंस आपको जब एग्जाम होगा तब आप इन 4 क्लासेस को उठा के कंपेयर करके देखना, आपको पता चल जाएगा हमने क्या पढ़ा था और पेपर में हमसे कैसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि 20% ऑफ ए बिजनेसमैन्स गुड्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रेन, द रिमेनिंग गुड्स वर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, हाउ मच टोटल प्रॉफिट डिड द बिजनेसमैन अर्न। एक व्यापारी का 20% माल वर्षा के कारण नष्ट हो गया और से सामान को 50% लाभ पर बेच दिया, तो व्यापारी को कुल कितना लाभ अर्जित हुआ, टोटल पर कितना लाभ अर्जित हुआ। आप ऐसे मान के चलिए कि आपके पास में जो टोटल वैल्यू थी वो कितनी थी भाई? 100 चीज थी, वो 100 रुपए की थी। 20% आपकी खराब हो गई, ये आपकी नष्ट हो गई। काम की बची कितनी है? 80 रुपए का सामान था, उसको बेचा इसने 50% के प्रॉफिट पर। तो 50% का प्रॉफिट का मतलब है 2 की चीज को 3 में बेच रहे हो, तो कुल मिला के 120 रुपए कमाए। अब आपको प्रॉफिट और लॉस यहां देखना है, तो यहां पर 120 में बेचा, 100 टोटल आपका लगा था। यहां देखिए 100 पर कितना का प्रॉफिट हुआ आपने का? सर 20 का। तो 20% का यहां पर प्रॉफिट बन जाता है मेरे भाई। कितना सिंपल वे में हमने क्वेश्चन को कर लिया। बस ये स्किल आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। और कब होगी? तो अगर आप ये चाहते हो कि ये स्किल हमारे अंदर डेवलप हो, तो इसके लिए आप मेरी जो क्लासेज है उसको रेगुलर देखिएगा, रेगुलर बेस पर, और फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कीजिए, तब आपको पता चलेगा यार इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। चलिए, ए एंड बी हैव पॉकेट मनी in the ratio 3:4. After a day's work, A earned 600 while B earned 500. However, during the day A spent 150 and B spent 100 rupees. At the end of the day, they have the same amount of money. Then how much pocket money did A have in the morning? A और B के पास जेब खर्च की राशि 3 और 4 के अनुपात में है। दिन भर के काम के बाद A ने 600 रुपए अर्जित किए और B ने 500 रुपए अर्जित किए। ठीक है, दिन में ए ने 150 रुपए लगा दिए और बी ने 100 रुपए लगा दिए। यदि दिन के अंत में उनके पास समान धनराशि है, तो सुबह ए के पास कितनी धनराशि, जेब में जो राशि थी वो खर्च की थी। ठीक है, जो जेब खर्च की राशि थी, तो जेब खर्च की राशि 3 और 4 के अनुपात में है। किसमें? 3 और 4 के अनुपात में। तो पहली बात तो ये कि जिसमें 3 से, अब किसकी पूछी है? ए की। ए का रेशियो कितना है? 3। तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जो 3 का मल्टीपल नहीं है वो आपका आंसर नहीं है। इसका मतलब 150 आपका आंसर हो गया। ये तो बात होगी ऑप्शन से खेलने की। ठीक है, किसकी बात होगी? ऑप्शन से खेलने की। तो भाई इस केस में क्या होगा? आप मान लो कि ए के पास में 3x रुपए थे और इसने क्या किया? 600 रुपए कमाए और उसमें से इसने लगा दिए कितने भाई? ए ने दिन भर में 150 रुपए लगा दिए। इसी तरीके से बी ने 4x थे, कमाए कितने भाई? 500 रुपए कमाए और लगाए कितने? इसने 100 रुपए लगा दिए। कुल मिला के अब इनके पास में बराबर है, तो 1:1 आ जाएगा। यहां से आप देखिएगा 3x और प्लस कितना है? 450। नीचे कितना आ गया भाई? 4x और प्लस का कितना हो गया? 400। रेशियो कितना हो गया? 1:1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस कितना हो गया? 450 हो गया। आगे कितना हो गया? 4x प्लस कितना हो जाएगा? 400 हो गया। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, x का मान कितना हो गया? 50 हो गया। उसके पास में, a के पास में 3x था। a के पास में कितना था भाई? 3x था। तो 3x था, तो आपने 3 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास में कितना आ गया भाई? 150 आ जाएगा। कितना? 150। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा भाई? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्वेश्चन आपको अब समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और वीडियो के नीचे कमेंट मत किया करो समझ में नहीं आया। मैं तो आपसे पूछता हूं कि ये क्वेश्चन आपको, बीच सेशन है मेरे हिसाब से
इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है ए पर्सन वॉक्स फ्रॉम हिज होम एट एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज ऑफिस 40 मिनट्स अर्ली। इफ द पर्सन वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर ही विल रीच ऑफिस लेट बाय 40 मिनट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस। एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है और ऑफिस पर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है तो वह ऑफिस 40 मिनट देरी से पहुंचेगा। यदि उसके घर और ऑफिस के बीच की जो दूरी है वो फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे। इसके लिए मैं सिंपल सा पैटर्न आपको बताता हूं कि आप घर से ज्यादा स्पीड से चलोगे तो पहले पहुंच जाओगे, अगर पहले चलोगे, अगर कम स्पीड से चलोगे तो लेट पहुंचोगे, ठीक है। इसके लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि आप घर से जा रहे हो ऑफिस, घर से जा रहे हो ऑफिस, ऑफिस जा रहे हो, आपकी स्पीड पहले थी 3 kph, अब आपकी होगी 2 kph। इससे जा रहे हो तो आप 40 मिनट पहले पहुंच गए, इससे गए तो 40 मिनट लेट पहुंच गए। तो ये कोई आइडल टाइम था टी जिस पर आपको पहुंचना था, तो आपने स्पीड ज्यादा थी तो पहले पहुंच गए, कम थी तो आप लेट पहुंचे। तो आपका जो गैप था वो कितना था, आपने कहा सर 80 मिनट का। तो मेरे भाई डिस्टेंस कभी भी निकालना हो तो हमेशा ध्यान में रखना S1 इंटू S2, नीचे क्या कर दोगे S1 माइनस S2 इंटू टाइम गैप कर दोगे, ठीक है। टाइम गैप कैसे सर, 3 इंटू 2, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, 80 मिनट का लगा था टाइम, 80 को 60 से डिवाइड करना है क्योंकि मिनट है, घंटे में बदलना है। यहां पर देखिए 6, तो 0 से 0 गया, 6 कट गया, 8 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा, और इसका जो हाल हमने क्या कर दिया, बेहाल कर दिया हमने। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, तो बच्चों कितना आंसर बन गया इसका, 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से पूछा गया, 3D का क्वेश्चन है। कह रहा है 3 solid lead spheres of diameter 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter are melted together to form a one solid sphere. By what percent will the surface area of this sphere be reduced compared to the sum of the surface area of the three spheres? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के बने 3 गोलों को एक साथ पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योगफल की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सिंपल सी बात है कि एक सेम चीज के आप टुकड़े करोगे तो उन टुकड़ों का जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा। जब हम ऑटोमाइजेशन करते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कोयले को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट के अंदर तोड़ा जाता है, ऑटोमाइजेशन किया जाता है प्लांट के अंदर। वो इसलिए किया जाता है ताकि वो इजीली जल जाए, क्योंकि उनका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, तो आग वहां पर अब जल्दी से पकड़ेगी, ठीक है। तो आप छोटी चीज जलाते हो जल्दी जलती है, बड़ी चीज को आप जलाओगे तो वो बहुत स्लो जलती है, मुश्किल होती है उसको जलाना, ठीक है। उसका रीजन बस यही है। आपने देखा सर इसके व्यास की बात हो रही है, तो देखिए भाई डायमीटर क्या होता है, 2r के बराबर होता है। अब मैं यहां पर बात करूं कि भाई आप खुद देखिएगा, इनके वॉल्यूम की बात हो रही है, ठोस गोलों को एक साथ पिघलाया। आप एक चीज ध्यान में रखो, जब डायमीटर आपको दे रखी है ना, तो d1 प्लस कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं 3 गोले हैं, तीनों गोलों को अगर मैं पिघलाऊं, पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाऊं, इसके डायमीटर को, रेडियस को मैं r मान लूं या डायमीटर को d मान लूं, तो हमेशा ध्यान में रखना d1 स्क्वायर प्लस d2, अच्छा वॉल्यूम है क्या, पिघलाओगे तो क्यूब में आएगा, तो d1 क्यूब और प्लस d2 क्यूब, अरे यार क्यूब तो लिख जाओ, d2 क्यूब प्लस क्या है d3 क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, d क्यूब। क्लियर। तो आप यहां से देख लीजिए कि इसके डायमीटर कितने आ गए, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, कुल मिलाकर कितना हो गया, d क्यूब। अब d क्यूब जब आप निकालोगे आपको पता चलेगा 216 प्लस 512 प्लस का कितना है, 1000। तो यहां से देखिए d की जो वैल्यू आएगी, d क्यूब, वो आ जाएगा 1728। 1728 का मतलब ये होता है कि 12 सेंटीमीटर की बात हो रही है।
डायमीटर कितनी 12 सेंटीमीटर आ गई। अब आप एक बात बताइए, इन गोलों का जो ये आगे इसका डायमीटर पिघलाने के बाद में एक नया गोला बनाया जिसकी डायमीटर आ गई, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। रेडियस दिया हो तो आप r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब बराबर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपसे करें इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी कमी आएगी, तो मैं ये देख लेता हूं कि भाई ये गोला है वो कितने परसेंट है ना। तो इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 गोले, तो आप ये देखो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, इसका टोटल सरफेस एरिया की मैं अगर बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है कि नहीं होता है। अब सोचो ऊपर मैं 4πr² लिखूं और नीचे मैंने क्या कर दिया 4πr1² प्लस 4πr2² प्लस 4πr³ सॉरी r3² इंटू में क्या कर दूं 100, इंटू क्या कर दें 100 कर दें। तो यहां पर परसेंटेज पता चल जाएगा कि बड़ा गोला इन गोलों का कितना प्रतिशत है, वो आपको यहां पर पता चल जाएगा। तो देखिए यहां से इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, 4π सब में कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे भाई ऊपर r², नीचे क्या बन गया भाई r1² बन गया। क्या आ गया यार, ठीक है। तो यहां पर 12 था, तो 12 का कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, ठीक। नीचे कितना आ जाएगा भाई, आपने कहा सर कितना था पहले 6 था क्या, 6, 8 और 10 इनको भी आधा आधा कर लो, रेडियस बना लो। तो 6 का 3 इंटू 3 और ये कितना था 8 था क्या, तो ये कितना बन जाएगा भाई 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 इंटू कितना आ गया 100। आप सोचो कि ये कितने परसेंट रहेगा, 36 रहा। नीचे 9, 16 और 25 कितना आ गया 50 और इधर कितना आ गया भाई आपका 100। आपने कहा सर 2 यानी 72% है। अब ये गोला इसका 72% है, तो कमी कितनी हुई है, आपने कहा सर 28% की कमी हो गई। कितने परसेंट की, 28% की कमी हो गई। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है और अमेजिंग क्वेश्चन, ठीक है। लुक्स लाइक ए वाओ। चलिए यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को आपसे कह रहा है ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर is melted and made into a hollow cylinder whose height is 4 centimeter and circumference 10 centimeter. What is the thickness of the cylinder? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, बड़ा व्यास नो कि बड़ा व्यास 10 सेंटीमीटर। तो बेलन की मोटाई क्या होगी। सबसे पहले हम बात ही बेलन की कर लेते हैं और यहां से हमने लिया एक बेलन। बेलन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको इसका जो क्रॉस ऊपर का जो टॉप एरिया वो कुछ ऐसा दिखेगा और होलो की बात करनी पड़ेगी। जब भी हम होलो की बात करेंगे तो यहां पर एक अंदर होलो बनाना पड़ेगा ऐसा, और इसके भी क्या हो जाएगी इस तरीके से, ये आपका खोखला है, यहां पर ये क्या है खोखला है। ये रेडियस कितनी है भाई आर है, बाहर वाली रेडियस कितनी है कैपिटल आर। ये इसकी मोटाई हो जाएगी जिसको हम r माइनस आर बोलते हैं। हमसे बोला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई और r³ होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे बोला है कि जिसकी ऊंचाई, एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का कितना होता है पाई और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई r², यानी इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, होता तो पाई r²h है, तो पाई r² माइनस r² इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो आपने ये देखा कि जोड़ने पर तो ये r प्लस आर और r माइनस आर आ जाएगा। तो एक बार r प्लस आर, तो बड़ा व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर व्यास, तो बड़ा r कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, छोटा r हमें नहीं पता है। तो एक बार तो हम क्या कर देंगे 5 प्लस छोटा r, और एक बार हम क्या कर देंगे 5 माइनस छोटा r, या आप ऐसे कर सकते हो 5 का स्क्वायर माइनस का r² और इंटू कितना कर दोगे h कितना है आपका 4 है। कैंसिल आउट हो रहा है उससे कैंसिल आउट कर दो, 4π से 4π गया, 3 से ये 3 गया, तो भाई 5 का स्क्वायर माइनस r² इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो r² इक्वल टू 16 आ गया।
तो आर का मान कितना आ गया भाई, 4 आ गया। तो बेलन की मोटाई पूछी है, जो कि 5 माइनस कितना आ गया, 4, जो कि 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी, 1 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, और ये तो अल्टीमेट क्वेश्चन है यार। इस क्वेश्चन की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद ट्राई कीजिए। द कैपेसिटीज ऑफ 3 glass PQR are in the ratio 1:2:3 respectively. These 3 glass are completely filled with the milk and water. The ratio of the milk and water is 1/2 in P and 2/3 in Q and 3:1 in the R. If the mixture of the from all 3 glasses put into a big vessel, what will be the ratio of the milk to water in this vessel? बात को समझना, आपके पास में 3 ग्लास है, तीनों में दूध और पानी का अलग अलग रेशियो है, और उनका अनुपात आपको बताया हुआ है कि इनके अंदर जो क्वांटिटी है वो किस हिसाब से है। 3 ग्लास है PQR, और उनकी धारिताएं कितनी है, 1, 2 और 3 के अनुपात में है। वॉल्यूम, अक्सर वॉल्यूम तो इक्वल आता है, लेकिन इन्होंने पहले दिया है इन तीनों ग्लासों को दूध और पानी के मिश्रण से पूरी तरह भरा जाता है। दूध और पानी से अनुपात पी में, जो अनुपात पी में तो 1:2 है, क्यू में 2:3 है, आर में 3:1 है। यदि तीनों ग्लासों के मिश्रण को एक बड़े पात्र में डाल दिया जाता है, तो इस पात्र में दूध और पानी से अनुपात क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं, एक अच्छे से लेवल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास में पहले एक बर्तन था, दूसरा बर्तन ये था, और तीसरा बर्तन ये था। ठीक है, बात को यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे मान लो एक बर्तन मैंने ये लिया, दूसरा बर्तन मैंने ये लिया, तीसरा बर्तन मैंने ये लिया। इसके अंदर मैं मिल्क और वाटर की मैं बात करता हूं, यहां पर मिल्क और क्या हो जाएगा, वाटर। यहां पर मिल्क और क्या हो जाएगा, वाटर। आप यहां पर इनका रेशियो हम बाद में देखेंगे, पहले जो दिया है ना वो रेशियो देख लेते हैं। इनका अंदर कितना है, 1:2, 2:3 और 3:1, 1:2, 2:3 और 3:1। सबसे पहला जो काम करना है, वो आपको क्या काम करना है वो मैं आपको बता दूं। 3:1 सबसे पहला काम करना है, वो ये करना है कि इनको जोड़ो। कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। सबसे पहले इनको बराबर करो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बराबर है अच्छी बात है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करो। 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया आपने कहा, सर ये तो एलसीएम 60 होता है। तो 60 होता है तो भाई इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें क्या है, अब सारे बराबर हो गए, सबका जो टोटल वॉल्यूम इक्वल हो गया, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये 1:2:3 में होना चाहिए। कहने का मतलब ये 60 लीटर, ये 120 और ये 180 होना चाहिए। अब हमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 20 आ जाएगा, ये आ गया 40। इसके अंदर अब 24 से मल्टीप्लाई करो, 48 बन जाएगा, ये बन गया 72। अब 15 3 45 से करो, 135 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ गया भी, 45 आ गया। ठीक है, अब इनको क्या कर दिया, किसी एक के अंदर मिला दो। ठीक है, किसी एक के अंदर मिला दो। जो ही मैंने यहां पर इसको मिलाया, तो मिलाने पर देखना भाई क्या हाल होता है इनका। देखिए यहां पर ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। दूध में दूध मिला दो, तो दूध कितना आएगा, 20 आएगा, 48 आ जाएगा, और 135 आ जाएगा। रेशियो इधर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और 45 आ जाएगा। क्लियर, इतना इतना आ रहा है ना भी, 40 है, 72 है, और 45 है। इनको मैंने जोड़ दिया, 155 और 45, 200, 203 आ जाएगा, 203 रेशियो। ये हो गया आपका 110, 155, 155 तो 157 आ जाएगा। ये मेरा रेशियो यानी अनुपात बन जाता है। देखिए जरा,
बी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है करेक्ट आंसर। अब बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन एक बार आप देख लीजिए, बड़ा प्यारा सॉल्यूशन और सिंपल शब्दों में मैंने करवाने की कोशिश की है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन आपको एक भी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। A sphere of radius 5 centimeter is inserted inside a right circular cylindrical vessel partly filled with water. The radius of this cylindrical vessel is 10 centimeter. If the sphere is completely immersed in the water, how much higher will the water level in the cylindrical vessel be than before? एक लंबवृत्तीय बेलन बर्तन के अंदर जिसका कुछ हिस्सा पानी से भरा हुआ, कितना भरा हुआ है हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में डाला जाता है या गोले को डाला जाता है उस बेलन बर्तन में। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या इतनी है, यदि गोला पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी का लेवल पहले की तुलना में कितना उड़ जाएगा। मान लो तालाब में कुछ पानी है, आप जो ही टंकी में कूदे तो पानी ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका वॉल्यूम अंदर चला गया तो पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, इतना ही पानी आएगा जितना आपका वॉल्यूम है। तो गोले का जो वॉल्यूम है, गोले की त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो गोला 4/3 पाई और 5 सेंटीमीटर वाला तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 किसके अंदर, बेलन में। बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो आपने कहा सर 10 इंटू 10 और इधर कितना भाई h ऊंचाई तक ऊपर उठ जाएगा। यहां से आपने देखा पाई से पाई गया और कुछ 2 से इसको कैंसिल आउट करो तो ये 5 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, 5 से 5 चला गया तो h का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5/3 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कितना भाई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बताओ क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा और इसका सॉल्यूशन बस इतना ही, क्योंकि हमारे कंसेप्ट अच्छे हैं इसलिए इसका सॉल्यूशन इतना सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन है। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एंगल in a sector larger than a semicircle will be smaller than a right angle if the both sides of a pair of the opposite sides of a cyclic quadrilateral are equal, then its diagonal will also be equal. Which of the above statement is your correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्धवृत्त से बड़े एक त्रिज्य खंड में कोण समकोण से क्या होगा, छोटा होगा। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के एक युग्म की दोनों भुजाएं बराबर तो इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। कौन से कथन सही है? पहली बात तो हम ये करते हैं कि भाई किसी भी एक सर्कल में अगर आप क्या करते हो, एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना देते हो, एक ऐसा आपने एक बना दिया, ये क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्री चतुर्भुज। किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर हो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्लियर है? तो आपने यहां पर देखा इसमें कह रहा है कि अगर दो साइड कोई बराबर हो, सम्मुख भुजाओं में से एक युग्म अगर ये बराबर है तो आप ये मान के चलिए कि इसके जो विकर्ण हैं वो भी क्या होंगे, बराबर, और बची भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर आपका करेक्ट है। दूसरी बात, अर्धवृत्त के बड़े त्रिज्यखंड में, ये आपका अर्धवृत्त होता है, एक मान लो वृत्त है और इस वृत्त में ये कह रहा है कि इसका ये अर्धवृत्त होता है, ठीक है, ऊपर नीचे अर्धवृत्त है। अब इसमें बड़े हिस्से मतलब क्या हो गया, यहां पर मान लो अर्धवृत्त से बड़ा हिस्सा हो गया ऊपर वाला, ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर ये तो मेजर है, नीचे वाला माइनर है, तो सिंपल से ऊपर जाते हैं तो व्यास पर जब जाते हैं तब क्या होता है, सबसे बड़ा एंगल बनता है, ठीक है। लेकिन जब आप इससे और नीचे जाओगे, इसको छोटा, जीवा छोटी होती जाएगी तो ऊपर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा, समकोण से क्या होगा, छोटा होगा। हाईएस्ट कोण आपका कितना बनता है, एंगल आपका राइट एंगल बनता है, और वो भी कहां पर, व्यास पर बनता है जब आप डायमीटर की बात करते हो तो। इसलिए आपके दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, समकोण से छोटा होगा, दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, चलिए
इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सीता एंड गीता स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी विच इज 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए। सीता ट्रेवल्स 3 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन गीता एंड गीता रीचेस प्लेस बी एंड एट वंस टर्न बैक मीटिंग सीता 15 किलोमीटर फ्रॉम द बी। सीता की स्पीड इज। एक सीता और गीता एक ही समय में ए से स्थान बी तक सवारी कर शुरू करती है और ए से 90 किलोमीटर दूर है, तो सीता गीता की तुलना में 3 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी गति से यात्रा करती है। तो गीता स्थान बी पर पहुंचती है तो तुरंत वापस मुड़कर स्थान बी से 15 किलोमीटर सीता से मिलते हैं, तो सीता की गति क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर है क्या, यहां पर देखिए, ये एक प्लेस है, स्थान है, जहां पर क्या होता है सीता और गीता रवाना होती है और ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर है पूरा। सीता यहां से चलती है और जो 90 किलोमीटर, सीता गीता की तुलना 3 किलोमीटर धीमी गति से चलती है। तो गीता स्थान बी पर पहुंचती है, ये ए है और बी है। गीता यहां पर जाने के बाद गीता वापस चलती है और 15 किलोमीटर और चल लेती है और यहां मिलती है, और यहां कौन आती है? सीता। अब ये गीता जा रही है और यहां सीता है। गीता वापस भी आ गई, तो टाइम सोचो कि जब दोनों एक साथ में चलना स्टार्ट हुई, सेम टाइम आके मिल रही है, तो दोनों चली भी तो सेम टाइम है। तो आपने ये कहा कि सर सीता तो चली है 90 माइनस 15 75 किलोमीटर, और जो गीता चली है वो 90 प्लस 15 चली है 105 किलोमीटर। ठीक, अब आप ऐसे कर लो चाहिए इसको, अदरवाइज रेशियो से कर सकते हो। कैसे? कि दोनों के टाइम क्या था? सेम टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसका मतलब एक तो चली है, मान लो इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है गीता की x मान लो, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 हो जाएगी। क्लियर? तो ये चलिए सीता चली है 75 और x माइनस 3 से, ये चलिए 105 x से चली है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 से इसको कर दिया 5 बार, 15 से कर दिया 7 बार, 5x आ जाएगा, इधर 7x आ जाएगा, माइनस का कितना आ गया? 21, और इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21/2 यानी 10.5 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है। हमें पूछा सीता की गति, ठीक है, तो ये आंसर किसका? गीता का। x मान किसका? गीता का। सीता का कितना हो जाएगा? 3 कम हो जाएगा, तो इसमें 10.5 में से 10.5 में से 3 घटा दो, 7.5। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे, आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय डिजिट्स 307 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इज। 3 अंक 307 में से प्रत्येक अंक का केवल एक ही बार उपयोग करके 3 अंकों वाली संभावित संख्या का योग कितना होगा? अब बनाओ। आपको सर 307 बना ले, बात सही है। सर 703 बना लो, बात ये भी सही है। सर 370 बना लो, बात ये भी सही है। सर 730 बना लो, बात ये भी सही है। सर 037 बना लो, बात ये भी सही है। 073 बना लो, बात ये भी सही है। लेकिन मेरे भाई जीरो का पहले कोई मतलब नहीं होता, तो ये संख्या 2 अंकों की बन जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं लेते। बाकी हमारे पास में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इतनी बनती है। ठीक है, कितनी बन जाएगी? ये पॉसिबिलिटी बनती है मात्र। तो हमने देखा सर इसको जोड़ लें क्या? अब जोड़ लो इनको। ये कितना हो गया? 1100, और 1000 कितना हो गया? 2100। 2110 आ रहा है टोटल। ठीक है, कितना आ रहा है? 2110 आ रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बताइए, नॉर्मल सा क्वेश्चन था ना, मजेदार क्वेश्चन था। चलिए, करे विच ऑफ द नंबर 9592450 एंड 9592330, 9592885 एंड 9592741 इज डिविजिबल बाय 11। करा इन नंबरों में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 4 संख्याएं आपको दी हुई है। हमने ये देखा कि हमने नंबर लिख लिए, एक तो लिख लिया 9592450, एक हमने लिख लिया 9592330, एक हमारे पास में है 9592741,
और एक हमारे पास में 9592885। क्लियर। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। मैंने कहा था अल्टरनेट अंकों को जोड़ लो। 18 4 22 और इसमें से 22 में से आप 12 घटाओगे 10 बचेगा। अंतर या तो 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए आपका 11 या 11 का मल्टीपल। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद में इसमें हमने देखा कि 18 3 21 और ये कितना है 10, अंतर कितना आ रहा है 11। ये आपका डिविजिबल है। तो 9592330 ये आपका डिविजिबल होगा। आगे और देख लेते हैं। 18 7 25 26 15 नहीं होगा। कितना बन जाएगा भाई 8 8 24 और 32 यानी 31। ठीक है। माइनस कितना हो गया 15 16 आ गए। ये नहीं होगा, इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन। तो 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको चेक करना बता दी है, कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है और नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Raman has a certain average after 9 innings. In the 10th inning, he scores 100 runs, thereby increasing his average by 8 runs. His new average is 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। तो उनका नया औसत क्या होगा? देखिए 9 पारियों के बाद वो एक निश्चित औसत है। 9 पारियों के बाद मान लो उसका एवरेज x था, 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, तो अब उसकी पारियां 10 हो जाती है और एवरेज उसका 8 रन बढ़ जाता है। तो x में 8 बढ़ जाता है, बस ये बात है। इसका मतलब वहां पर 9x प्लस कितना हो जाएगा 100, और यहां पर कितना बन रहा है भाई 10x, और प्लस का कितना है 80। आप देखिए यहां पर मेरे पास में x बराबर कितना आ गया 20। तो आपसे पूछा कि उनका नया औसत क्या? तो पहले का 20 था, ये पहले का था, प्लस का 8 कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। हाँ या ना में आंसर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 8 12 15 24 25 40 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 29? मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 15 24 25 और 40 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। तो x को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक स्थिति में शेषफल जब भी आता है तो हमेशा हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं जो रिमाइंडर होता है उसको जोड़ देते हैं, बस ये वो संख्या होती है। तो हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, किसका? 8 का निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? 8 का निकालना है, 12 का निकालना है, 15 का निकालना है, 24 का निकालना है, 25 का निकालना है और 40 का निकालना है। एलसीएम जब भी हम निकालेंगे तो यहां पर इसके अंदर हम क्या करते हैं 2 की मैक्सिमम पावर उठाएंगे, जो कि आपके पास में 8 आ रही है सबसे मैक्सिमम। 3 की मैक्सिमम देखें तो इसके अंदर 1 है, फिर 1 है, फिर यहां पर 1 है, 3 की 1 की पावर मिलेगी। उसके बाद में हमने 5 की देखी तो 5 की पावर कितनी मिल गई 2, यानी 25 आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अब मेरे लिए ये काफी होगा। इससे देखो 40 भी सेटिस्फाई हो रहा है, 25 भी हो रहा है, 24 भी हो रहा है, 15 भी हो रहा है, 12 भी हो रहा है, और आपका क्या हो जाएगा 8 भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर मेरे पास में ये कितना आ गया एलसीएम 600 आ गया। ठीक है, 200 और 300 कितना इंटू 3 कितना हो गया 600। अब कह रहा है कि ये जो स्थिति है वो जो नंबर है मेरे पास में कितना आ गया? आपने कहा सर 600 और प्लस का क्या कर दो भाई, प्रत्येक स्थिति में 7 है, तो वो नंबर 607 है। इस 607 में मुझे डिवाइड किससे करना है? अगर नंबर पूछे 607 29 से करना है, 58 तक जाएगा भाई, 2 बचेगा, 27 यहां पर मेरे पास में रिमाइंडर आ रहा है। भाग देके देख लेना, रिमाइंडर मेरे पास में कितना आ रहा है भाई 27। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इस तरीके से करना है। एलसीएम मैं कैसे निकाल रहा हूं डायरेक्ट, उसके लिए आप मेरे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं एकदम जीरो से, बेसिक से, कि मेंटली कैलकुलेशन हम कैसे करें। ठीक है, चलिए। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 110 एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 56। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है
और त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? आप इसको बताइए कैसे इस क्वेश्चन को करोगे। क्या इसमें क्वेश्चन के अंदर ऐसा है, आपने देखा सर किसी वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हम क्या कहते हैं सर, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 और इंटू क्या कर देते हैं सर, पाई आर स्क्वायर, और ये होता है हमारा एरिया। हमें सब कुछ दिया है, 56 डिग्री दिया है, नीचे कितना आपका 360 आपको देखने को मिलेगा। यहां पर एरिया हमें दिया है त्रिज्या खंड का, और कितना एरिया दिया भाई 110। तो वृत्त की त्रिज्या पूछिए कितनी है, हमने कहा जी 22/7 है, और यहां पर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, और बराबर कितना 110 आ जाएगा। कैंसिल आउट कर दो, हमने कहा 22 से ये कैंसिल आउट होके 5 आ गया, 7 से कितना आ गया भाई 8 आ गया, 8 से अगर मैं करूं तो ये 2 आ जाएगा, और मेरे पास में यहां पर कितना आ जाएगा, अच्छा 8 से मैं कर ही देता हूं इसको डायरेक्ट ही, तो 8 से करोगे तो 8 से 8 से 8 से 8 से, हाँ 8 4 32, 5 कितना हो गया 45, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास में 5 इंटू कितना आ गया 45, तो आर बराबर 9 इंटू 5 है, तो मेरे पास में 3 इंटू 5 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, और लगातार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। A petrol tank is of length 50 meter, width 25 meter and depth 10 meter. How many liters of petrol can be accommodated in the petrol tank when it is completely filled? पेट्रोल टैंक की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी, गहराई इतनी है, तो पूरी तरह से भरे जाने पर पेट्रोल टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है? सबसे पहली बात आपको समझनी है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर। और 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो वॉल्यूम हमेशा घनाभ का एलबीएच होता है। कितना होता है? एलबीएच। अब एक बात बताइए, 50 मीटर इसकी लंबाई है और 25 इसकी चौड़ाई है, गहराई इसकी कितनी है? 10 है। तो भाई आप गहराई में चले जाइए, 125,000 आ जाएगा। कितना? 125,000 मीटर क्यूब आ जाएगा, मीटर क्यूब। क्लियर? अब एक बात बताओ कि आपके पास में ऑलरेडी 25, सॉरी 2 ही 0 है क्या? लो भी 12,500 मीटर क्यूब आ जाएगा। कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है? 2 0 के अलावा 3 0 और लगा दो, बात खत्म बस। क्योंकि हमें 1 मीटर क्यूब में कितना है भाई? 1000 लीटर है, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास में क्या बन जाता है? 125,000 एंड 0 लीटर बन जाता है। ओके, कितना बन जाता है? लीटर। बात समझ में आई या नहीं आई? सब कुछ मैंने एकदम आपको बता दिया। जो चीजें आपको यहां पर इन बातों को ध्यान में रखना है, याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बोला मेल्टिंग ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर फॉर स्मॉल आइडेंटिकल स्फेयर्स आर मेड, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 4 छोटे छोटे समान गोले बनाए जाते हैं, तो गोलों की त्रिज्या क्या होगी? अरे यार अर्धगोले को पिघलाया है, अर्धगोले का आयतन 2/3 होता है, पाई होता है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 7 इंटू 7 इंटू 7। यहां पर कह रहे गोले बनाए जा रहे हैं, तो 4/3, इसका भी पाई होगा, आर क्यूब आ जाएगा। केस कितने हैं? 4 हैं। लो जी, यहां से हमने कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट करके 2 हो गया, आपने पाई 3 कैंसिल आउट कर दिया, और कोई कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आर क्यूब इक्वल्स टू कितना आ गया? 7 इंटू 7 इंटू 7, नीचे कितना आ गया? 8 आ गया। अब बताओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2 आ जाएगी, जो कि 3.5 होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आयतन बराबर आयतन, किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज अगर बनाते हो, वॉल्यूम हमेशा आपका क्या रहेगा? बराबर रहेगा। वॉल्यूम के अंदर आप चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, जब तक वो कुछ ना बोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। The average of the 5 numbers given in a particular order is 32. The average of the first 3 numbers 28, while that of the last 3 numbers is 34. What is the average of the first 2 numbers? किसी निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 34 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 32 है। आप क्या करो, आपको पता है पहली 3 का 28 है, उसके बाद में अगली 3 का कितना है? अंतिम 3 का 34 है। इसमें से उन 5 का घटा दो भाई, कितना है? 32 है।
इससे क्या होगा, आपके पास में वो थर्ड नंबर, पहली दो संख्याओं को औसत पूछा है ना, तो आपके पास में थर्ड नंबर आ जाएगा। कौन सा नंबर आ जाएगा? थर्ड नंबर। ठीक है, ये थर्ड निकाल रहे हैं। आपने कहा सर ये तो 84 होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा सर? 9 12 हो जाएगा तो 102 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो गया सर? 160 हो जाएगा। कुल मिला के हमने देखा सर 186 है, 186 में से 160 हमारा चला गया, तो मेरे पास में जो थर्ड नंबर है सर, वो मेरे पास में कितना आ गया? आपने कहा सर ये आ गया 26 आ गया। अब पहली तीन संख्या का जो औसत है ना, वो कितना है? 28। तो आपने कहा सर पहली दो संख्या ए बी और सी, अब ए बी सी निकालनी है, तो हमें तीनों का जो एवरेज है, जो तीनों का जो सम है, वो कितना था? 84। 84 में से हमें किसको घटाना होगा? 26 को, और नीचे कितना कर देना पड़ेगा सर? 2 करना पड़ेगा, दो ही संख्या है। तो 84 में से 26 घटाया तो 24 घटाया तो मेरे पास सर 60 है, यानी 58 आया। 58 में सर मैं 2 का भाग दिया तो मेरे पास में कितना आ गया? 29 आ गया। ए ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर बन जाएगा? ए ऑप्शन। आपसे भाई पहली दो का पूछा है, तो ये हमारे पास में तीनों का सम है, उस तीनों के सम में से एक संख्या तीसरी है, उसको निकाल दो, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया 3 numbers are in the ratio 2:3:5 and their LCM is 60. What is the HCF of the number? सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तीन संख्याएं 2 3 और 5 के अनुपात में, उनका लघुत्तम समावर्त इतना है, तो उन संख्या को महत्तम समावर्त कितना होगा? हमेशा ध्यान में रखना, संख्याएं अगर 2x और 3x और 5x होगी, क्योंकि इनका HCF हमने कितना मान लिया? x मान लिया, तो LCM जो होता है वो हमेशा कितना होता है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स बराबर कितना है? 60। 15 और 2 कितना हो गया? 30। तो x का मान कितना आ गया? आपने कहा सर 2 आ गया, तो उन संख्याओं का HCF कितना? 2 है, बात खत्म। कितना है? 2। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इनका और कोई शॉर्टेस्ट वे नहीं हो सकता। सबसे इजी पैटर्न मैंने आपको करवाने की कोशिश की है, आपको विद कंसेप्ट मैंने बताया, एक एक क्वेश्चन मैंने बड़े प्यार से बताया, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं और एकदम इजी सॉल्यूशन के साथ में। तो आप कभी भी, आपको अगर मैथ्स में अगर ऐसे लग रहा है कि यार मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, या मैथ्स में डर लगता है, या क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो आप मेरा फाउंडेशन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। शिक्षा को ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, है ना। तो आपको बता दिया जाएगा कि जो बैच है कितने बजे है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, सब कुछ आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें, डाउट सॉल्विंग सेशन वगैरह सारे वहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो दोस्तों रही बात प्रैक्टिस की, तो मैं हमेशा कहता हूं, हर क्लास में मेरा यही कोटेशन होता है, सबसे पहले मोटिवेशनल, आफ्टर दैट प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। प्रैक्टिस मैक्स परमानेंट। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट हमने सुना है, लेकिन प्रैक्टिस मैक्स परमानेंट भी, यानी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, जो कि कभी उसको हटाना मिटाना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है भाई। तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस आप करोगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस क्लास को देखा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, और अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर करना, और शिक्षा कुल ऐप को डाउनलोड कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।